नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम अध्याय 13 के एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ अध्याय 13 की सभी धाराओं को रिवाइज भी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप क्लासेस पर लगातार कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, धारा 298 के अधीन अभियोजन का निर्देश कौन देता है? ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी मुख्य नगर नियोजक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी निम्न के लिए अभियोजन का निर्देश दे सकेगा। ऑप्शन ए लोक न्यूसेंस, ऑप्शन बी अधिनियम के आदेशों के उल्लंघन, ऑप्शन सी शास्तियों की वसूली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखें, अभियोजन व अन्य कार्यवाहियों के व्यय का संदत्त किया जाएगा। ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी नगरपालिका निधि से, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगरपालिका निधि से। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, अभियोजन सामान्यतः अपराध कारित के कितने समय के भीतर संस्थित किया जाएगा? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 माह। धारा 298 में नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी के बारे में प्रावधान है। इस धारा के अंदर यह दिया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी किसी भी प्रकार के लोक न्यूसेंस अर्थात लोक कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए या फिर अधिनियम के अधीन कोई आदेश या निर्देश दिया गया है उसके उल्लंघन में या फिर किसी जुर्माने या शास्ति की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन ला सकता है और दंडात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दे सकता है। यह मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्ति होगी। और इस धारा में दिया गया है कि जो भी अभियोजन लाया जाएगा या कोई कार्रवाई की जाएगी तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा वह नगरपालिका निधि से किया जाएगा। आगे इस धारा में एक पॉइंट यह भी दिया गया है कि कोई अपराध यदि किया जाता है तो उस अपराध करने के 6 माह के भीतर अभियोजन संस्थित किया जाएगा, उसके बाद नहीं। अर्थात कोई भी अपराध यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो 6 माह के भीतर अभियोजन लाया जाएगा, अन्यथा नहीं। आगे इस धारा में दूसरा पॉइंट यह दिया गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उसके विरुद्ध अधिनियम में अभियोजन के संबंध में कोई व्याख्या नहीं दी गई है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसका अभियोजन मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाएगा। और यदि उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की रकम, शास्ति या जुर्माने की वसूली करनी है और उस वसूली के संबंध में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है तो फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जाएगा और मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति को करस्थम अर्थात जब्त करके तथा विक्रय के द्वारा उस धन की वसूली करेगा। यह धारा 298 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 299 में अपराधों के अभियोजन के संबंध में निम्न शक्तियां दी गई हैं। ऑप्शन ए नगरपालिका समझौता कर सकेगी, ऑप्शन बी अभियोजन प्रत्याहृत कर सकेगी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, धारा 299 के अधीन समझौता करने वाले सशक्त व्यक्ति की कार्रवाई को विनियमित करेगी। ऑप्शन ए नगरपालिका, ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सरकार। धारा 299 की बात करें तो इसमें अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि नगरपालिका यदि चाहे तो अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए समझौता कर सकती है और यदि उस व्यक्ति के साथ नगरपालिका का समझौता हो जाता है तो कोई कार्रवाई उस व्यक्ति पर नहीं की जाएगी।
आगे इस धारा में इस पॉइंट में यह भी दिया गया है कि अधिनियम के अधीन और उसके प्रबंधों के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियोजन को प्रत्याहृत भी किया जा सकता है, अर्थात किसी अपराध के लिए जो अभियोजन लाया गया है उसको विड्रॉल या वापस लिया जा सकता है। यह भी इस धारा के अंदर दिया गया है। आगे इस धारा में बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाकर जिन अपराधों को प्रशमनीय घोषित किया गया है, अर्थात समझौते योग्य घोषित किया गया है, नगर पालिका उन अपराधों के संबंध में भी समझौता कर सकेगी। और आगे इस धारा में एक पॉइंट यह भी है कि जो समझौता करने वाले नगर पालिका के अधिकारी या सशक्त व्यक्ति हैं, उनकी कार्रवाई को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। तो यह धारा 299 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 300 के अधीन विवाद की स्थिति में नुकसान की रकम किसके द्वारा अवधारित की जाएगी? ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी राज्य सरकार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट। अब धारा 300 की बात करें तो इसके अंदर नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए इसके संबंध में प्रावधान है। इस धारा में यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य के द्वारा या किसी उपेक्षा के द्वारा या किसी उल्लंघन के द्वारा नगर पालिका की संपत्ति का नुकसान करता है तो वह जुर्माने का दायी होगा। तो ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के साथ साथ नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। जब कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो नुकसान की रकम को मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित या अवधारित किया जाएगा और उस रकम की वसूली के लिए उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट भी निकाला जा सकता है। यह धारा 300 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना किस धारा में है? ऑप्शन है धारा 300, धारा 301, धारा 302 और धारा 304। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 301। धारा 301 में कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है कि धारा 167, 236, 245 और 297 ए, बी और सी के तहत किए गए अपराधों संज्ञेय अर्थात कॉग्निजेबल और जमानतीय होंगे। यह धारा 301 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ धारा दी गई है, एक तरफ प्रावधान दिए गए हैं। धारा 302 इधर लिखा हुआ है प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होते हुए भी करस्तम विधिपूर्ण होगा। बी पॉइंट में दिया गया है धारा 303 और इधर सेकंड पॉइंट में लिखा है वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A1 B2। बेसिकली ये धाराएं हमने रिवीजन के लिए यहाँ लिख ली हैं। इन धाराओं से प्रश्न नहीं बन पा रहे थे, इसलिए रिवीजन के लिए हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम धारा 302 की बात करें तो धारा 302 के अंदर बताया गया है कि प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होते हुए भी करस्तम विधिपूर्ण होगा। अब इस धारा को यदि समझें तो इस धारा में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति से यदि किसी रकम की वसूली की जानी है तो उस व्यक्ति से रकम की वसूली करस्तम अर्थात उसके किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को जब्त करके की जा सकती है। यदि करस्तम की जो प्रक्रिया है या जब्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें कोई त्रुटि होती है या नगर पालिका के द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो उस त्रुटि के कारण उस करस्तम की प्रक्रिया को अविधिपूर्ण नहीं माना जाएगा और ऐसा करने वाले अधिकारी को अत्याचारी नहीं माना जाएगा। अर्थात त्रुटिपूर्ण होने के बाद भी जो करस्तम की प्रक्रिया है वह विधिपूर्ण रहेगी। आगे इस धारा में यह भी बताया गया है कि अनियमितता के कारण यदि किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है तो वह न्यायालय के समक्ष जाकर रिलीफ की डिमांड कर सकता है अर्थात अनुतोष की मांग कर सकता है। अगली धारा है धारा 303 जिसमें वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इस धारा की हम बात करें तो इस धारा में भी यही बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से रकम की वसूली की जानी है, किसी प्रकार के व्यय जुर्माने प्रतिकर को वसूल किया जाना है और वह व्यक्ति उसे चुकाने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में नगर पालिका उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद ला सकती है। यह धारा 303 के अंदर बताया गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धारा 304 के अधीन नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध वाद के लिए दिए गए नोटिस में निम्न तथ्य होने चाहिए। ऑप्शन ए वाद हेतुक, ऑप्शन बी अनुतोष का स्वरूप, ऑप्शन सी दावा प्रतिकर की रकम, ऑप्शन डी वादी का नाम, ऑप्शन ई सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई सभी।
अगला प्रश्न है, नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध नोटिस देने के कितने समय तक वाद संस्थित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2 माह। अब हम धारा 304 की बात करें तो धारा 304 के अंदर नगर पालिका और उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद के बारे में बात की गई है। इस धारा में यह बताया गया है कि नगर पालिका या उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या इनके अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई वाद लाना है तो कोई व्यक्ति लिखित नोटिस देगा और उस लिखित नोटिस में वाद हेतुक अर्थात वाद का कारण, अनुतोष का स्वरूप अर्थात जो रिलीफ की डिमांड वह कर रहा है उसका स्वरूप क्या है, वह जो रकम का वह दावा कर रहा है उस रकम की राशि और वादी का नाम अर्थात किसके विरुद्ध वह वाद लाया गया है, इन सबको संलग्न करते हुए नोटिस दिया जाएगा। लेकिन इस धारा में यह लिखा है कि नोटिस देने के बाद जब तक 2 माह समाप्त ना हो जाएं तब तक नगर पालिका या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। अर्थात नोटिस देने के बाद भी 2 महीने तक कोई कार्यवाही या वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, उसके बाद कोई कार्यवाही हो सकती है। तो यह धारा 304 के अंदर दिया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि नगर पालिका की स्थिति में वह नोटिस नगर पालिका के कार्यालय में देना होगा और अन्य सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिकारी कर्मचारी की स्थिति में उनके निवास स्थान पर भी नोटिस दिया जा सकता है। तो यह धारा 304 के अंदर प्रावधान थे। अगला प्रश्न है, कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना, यह प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन है धारा 304 में, ऑप्शन बी धारा 305 में, ऑप्शन सी धारा 306 में, ऑप्शन डी धारा 307 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 305 में। धारा 305 के अंदर यह बताया गया है कि कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किए जाने के बारे में प्रावधान है। इस धारा के अंदर यह बताया गया है कि कोई भी सिविल न्यायालय ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगा या ऐसी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करेगा जिसमें यह कहा जाए कि नगर पालिका या उसकी किसी समिति, उपसमिति के सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, कर्मचारी या अधिकारी को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए इस आधार पर अवरुद्ध कर दिया जाए कि उनकी नियुक्ति या निर्वाचन सम्यक रूप से नहीं हुआ है। और आगे इस धारा में एक पॉइंट यह भी दिया गया है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को या नगर पालिका या उसकी समिति को किसी विशिष्ट रीति से निर्वाचन करवाने का अधिकार होगा। उनके विशिष्ट रीति से निर्वाचन करवाने के अधिकार को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है और ना ही इसके संबंध में कोई न्यायालय कोई अंतरिम आदेश या निषेधाज्ञा जारी करेगा। यह धारा 305 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 306 के तहत नगर पालिका द्वारा शक्ति के प्रयोग से किसी व्यक्ति को हुए नुकसान का प्रतिकर कहाँ से संदिग्ध किया जाएगा? ऑप्शन ए नगर पालिका निधि से, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नगर पालिका निधि से। धारा 306 की बात करें तो इसके अंदर समझौता करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में यह बताया गया है कि यदि कोई वाद नगर पालिका के विरुद्ध हो या फिर नगर पालिका ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद दायर किया हो या फिर अधिनियम के अधीन कोई संविदा के उद्भूत होने के कारण कोई दावा या मांग के संबंध में ऐसी धनराशि पर समझौता किया जा सकेगा जिसे नगर पालिका पर्याप्त समझे। या इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि नगर पालिका पर कोई वाद दायर किया जाता है या नगर पालिका किसी व्यक्ति पर वाद दायर करती है और अब नगर पालिका समझौता करना चाहती है तो नगर पालिका जिस धनराशि को पर्याप्त समझे उस धनराशि पर वह समझौता कर सकती है। और आगे इस धारा में यह भी दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग करने के कारण कोई नुकसान होता है तो जब समझौता किया जाएगा तो उस व्यक्ति को जो रकम नुकसान भरपाई के तौर पर दी जाएगी तो वह रकम नगर पालिका निधि से दी जाएगी। और इस धारा में एक पॉइंट यह भी है कि जो भी अभियोजन या कार्रवाई होंगी उन सभी का व्यय नगर पालिका निधि से ही किया जाएगा। तो यह धारा 306 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, नगर पालिक अभिलेखों को साबित करने की रीति का प्रावधान है।
ऑप्शन है धारा 304, ऑप्शन बी धारा 305, ऑप्शन सी धारा 306, ऑप्शन डी धारा 307। तो इस प्रकार धारा 307 को आप इस प्रकार समझिए, इसके अंदर यह बताया गया है कि नगर पालिका के कब्जे में कोई रसीद है, कोई आदेश नोटिस की कॉपी है या रजिस्टर के अंदर कोई एंट्री या कोई अन्य दस्तावेज है, इन सब की प्रति को नगर पालिका का कोई अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वह यदि प्रमाणित कर दे या नगर पालिका का कोई अन्य पदाधिकारी जो इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है, वह यदि इनको प्रमाणित कर दे, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को भी न्यायालय में सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जा सकता है, जिस प्रकार से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबूत के तौर पर ग्रहण किया जाता है। यह धारा 307 के अंदर बताया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका कर्मचारी के समन पर रोक का प्रावधान है। ऑप्शन ए 305, ऑप्शन बी धारा 306, ऑप्शन सी धारा 307, ऑप्शन डी धारा 308। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धारा 308। धारा 308 में यह बताया गया है कि नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी दस्तावेज को, और ये दस्तावेज वही होंगे जो हम पिछली धारा में पढ़ के आए हैं, अर्थात जो दस्तावेज किसी नगर पालिका के अधिकारी द्वारा प्रमाणित हैं, तो नगर पालिका के किसी भी अधिकारी को या कर्मचारी को ऐसे दस्तावेजों को नगर पालिका में प्रस्तुत करने या उसके अंदर जो भी अभिलिखित मामले हैं या समव्यवहार हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए सबूत के तौर पर या गवाह के तौर पर न्यायालय में पेश होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। केवल उन्हीं मामलों में बुलाया जाएगा जब न्यायालय किसी विशेष कारण से उन्हें बुलाने की अपेक्षा करे। इस धारा का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम पुनः अगर इसके अर्थ को समझें तो इसमें यही लिखा गया है कि किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के किसी कर्मचारी को न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा। केवल उसी कंडीशन में बुलाया जा सकता है जब न्यायालय किसी विशेष कारण से उनको बुलाने की अपेक्षा करे। उम्मीद करता हूँ सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। अध्याय 13 की MCQ क्लासेज यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। अब हम आगे अध्याय 14 की शुरुआत करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करते रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।